जैसा मुझे नजर में आ रहे हैं, कई सारे वरिष्ठतम प्राध्यापक गण, अध्यापक गण, वाइस चांसलर, अन्य अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे सब समाज के, जिसके कहते हैं ना क्रीमी लेयर, बुद्धिजीवी वर्ग, ऐसा सब उपस्थित है। तो सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हालांकि जिस प्रकार की ऑडियंस आज इस कार्यक्रम में है, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूं कि उनके लिए वक्ता के नाते से मुझे रहना ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आप सब लोग पढ़ाने वाले हैं, मैं अभी पढ़ने वाला ही हूं। लेकिन कुठियारा जी ने जैसा आदेश दिया, जैसी अपेक्षा की, और ये पद्धति भी है संघ की, हम सब संघ के कार्यकर्ता भी कम अधिक होंगे ही। तो हमारे यहां कहा जाता है कि सूचना के बाद सोचना नहीं। अगर ऐसी सूचना मिली है कि आज मेरे को किसी विषय पर चर्चा करनी है, तो फिर मेरे को अन्यत्र सोचने का भी अधिकार नहीं है। हालांकि आप सब लोगों को देखकर मैं महसूस कर रहा हूं कि पिछले 4-5-6 दिनों की कुछ अतिरिक्त व्यस्तता के कारण से अभी मैं जैसे कार्यक्रम से आया हूं, मुझे उस स्तर की तैयारी करनी चाहिए थी जिस तरह के आप सब लोग हैं। तो मैं उस तैयारी के साथ नहीं हूं, लेकिन कुछ हल्की फुल्की बातों से जैसा मुझे ध्यान में आया है, उस विषय के साथ आपसे गपशप में विषय आगे बढ़ाता हूं। तो राष्ट्र उत्थान में व्यक्ति निर्माण, ऐसा मेरे मन में विषय कल से चल रहा था। आज मैंने इसका शीर्षक पढ़ा, जो पत्र के रूप में दिखा मेरे को, उसमें लिखा था राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण। तो मैं और के लिए में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन मैंने उसी विषय के हिसाब से जो थोड़ा बहुत सोचा वो आपके सामने रखता हूं। हमारे यहाँ ज्ञान का अथाह भंडार है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, उन सब के द्वारा बहुत सारे ऋषि मनीषियों ने, आप सब ने भी अध्ययन करके नीचे तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण काम अपने जिम्मे ले रखा है। तो हम सब जब राष्ट्र इस शब्द की चर्चा करते हैं, तो वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। वयम राष्ट्रीय जागरण पुरोहिता, हम राष्ट्र के प्रति सजग बने। इदम राष्ट्राय इदम नामम, आदि इत्यादि कई प्रकार के ऐसे वेदों के वाक्यों को हम सुनते हैं जिनमें राष्ट्र या राष्ट्राय शब्द आता है, जिससे हमको ध्यान में आता है कि राष्ट्र कोई नया शब्द नहीं है। राष्ट्र एक पुरानी अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है, और ये जो हमारा भारत है ये एक प्राचीन राष्ट्र है। प्राचीन राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र रहा है, हिंदू राष्ट्र है, सनातन राष्ट्र है। लेकिन विषय ये आता है कि राष्ट्रोत्थान के लिए, इसका मतलब राष्ट्र का उत्थान करना बाकी है। तो अच्छा है आपने राष्ट्रोत्थान कहा, कहीं कहीं इसको राष्ट्र निर्माण कहते हैं। तो राष्ट्र निर्माण तो हम सब नहीं कर सकते, और हमको तो विकसित देश के रूप में अपना भारत मिला है, और ऐसा भारत मिला है जिसके बारे में हमको पता है कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ये विष्णु पुराण का श्लोक है। तो यानी कि पुराणों में, वेदों में, सब जगह भारत की राष्ट्रीयता की ऐतिहासिकता, प्रामाणिकता, ये सब तय है, ये सब बनाई गई है। इसलिए राष्ट्र कोई नई अवधारणा भी नहीं है, और राष्ट्र कोई निर्माण की प्रक्रिया में भी नहीं है। हाँ, ये अच्छा शब्द आप लोगों ने दिया कि राष्ट्र के उत्थान की एक प्रक्रिया है, क्योंकि सदियों के कालखंड के अंदर कभी कभी राष्ट्र में जिस प्रकार की उन्नति अपेक्षित होती है, जिस प्रकार का एक उत्थान अपेक्षित होता है, जैसा एक स्टेटस मेंटेन हो जाता है, वो शताब्दियों में कई सारी घटनाओं के घटने के कारण से उसमें न्यूनता आ जाती है। इसलिए राष्ट्र का कभी कभी पतन होना शुरू हो जाता है। तो राष्ट्र का पतन नहीं, बल्कि राष्ट्र का उत्थान हो, इस प्रकार की भावना वाला हमने शब्द सुना है। तो राष्ट्र के उत्थान में और राष्ट्र के उत्थान के लिए व्यक्ति निर्माण, ये आपने विषय रखा है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं तो हम पश्चिम के लोगों को देखें
तो पश्चिम में राष्ट्र की कल्पना अलग प्रकार की है। हम सब लोग, चूंकि पूरी दुनिया एक परिवार के रूप में, बहुत छोटी दुनिया है, छोटी सी ये दुनिया, पहचाने रास्ते हैं, तुम कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हम, गीत सुनते हैं, बड़ी छोटी सी दुनिया है। और वर्तमान साधनों ने दुनिया को और छोटा कर दिया है। तो ऐसी छोटी दुनिया में सबके विचार एक दूसरे को पता चलते रहते हैं, साझा होते रहते हैं, जानकारी होती रहती है। तो हमको ध्यान में आया होगा कि पश्चिम में राष्ट्र की कल्पना अलग है। उनके यहाँ छोटे छोटे राज्य होते हैं, स्टेट्स बोला जाता है, वो उनको ही राष्ट्र बोल देते हैं, बल्कि स्टेट्स को मिलाकर वो राष्ट्र मान लेते हैं। जैसे स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स, इन 3 अलग अलग राज्यों को मिलाकर इंग्लैंड बन गया। इंग्लैंड को वो लोग राष्ट्र बोलते हैं। इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के लगभग 50 ऐसे छोटे राज्य हैं जिनको मिलाकर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र बना दिया अपना। तो ऐसी उनकी एक भौगोलिक सीमाओं की, एक राजनीतिक कारणों से जो इकाई बनती है, उसको वो राष्ट्र बोलते हैं। यानी उनकी राष्ट्रीय इकाई में भौगोलिकता और राजनीतिकता इसी का ही पुट है। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां क्या है? तो हमारे यहां राष्ट्र की धारणा सांस्कृतिक है, सामाजिक है। यानी हम मानते हैं कि हमारा राष्ट्र चिरंतन है, पुरातन है, सांस्कृतिक है, सनातन है। हमारे यहां राष्ट्र की राज्य आधारित, राज्य आश्रित अवधारणा नहीं है, बल्कि हमारे यहां पर जो हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं, हमारे गुरुकुल, हमारे मठ, हमारे मंदिर, हमारी सन्यासी परंपरा, हमारी संयुक्त परिवार की परंपरा, हमारे आदि आदि ये जो सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, ये हमारी चेतना के केंद्र, राष्ट्र की अवधारणा के केंद्र रहे हैं। हमारे यहां पर राष्ट्र को एक इकाई मानकर, जीवंत इकाई मानकर कई सारे कार्यक्रम होते हैं, कई सारे प्रयोग होते हैं। हमारी सीमाएं अलग अलग हो सकती हैं, राज्य के रूप में अलग है, देश भी अलग हो सकता है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सबको जोड़ने के लिए राष्ट्र की अवधारणा है। यानी कि कई प्रकार के मेले, उत्सव, कई सारी परंपराएं। अभी आज नवरात्रों का समापन वाला दिन है, नवमी है, अष्टमी, नवमी, कल दशमी होगी। ये जो नवरात्रों की परंपरा है, ये भी अखिल राष्ट्र के अंदर है। मां दुर्गा को अलग अलग रूपों में सब जगह पूजा होती है। रावण का वध हुआ, रावण को जलाना है, रावण को मारा गया, रावण आतंक का पर्याय है, ये भी सब लोग मानते हैं, भले ही उसका शहर कौन सा हो, देश कौन सा हो, भारत देश के अंदर राज्य कौन सा हो। हमारे कुंभ के मेले, हमारे 4 धाम की यात्रा, हमारे 52 शक्तिपीठ, इन सब के कारण से पूरा देश एक राष्ट्र के भाव को जीता है। हमारे यहां कभी कोई राजा भी बना होगा तो राजा भी राष्ट्र की अवधारणा में अपने आप को उसके अंदर फिट करने की कोशिश करता है। वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य अलग है, उसकी भी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन पुरातन काल से हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र में कोई भी राजा रहा हो, वो राज्य अपने हिसाब से करता था, वो दिन प्रतिदिन के अपने सारे काम करता था, वो कभी कभी निरंकुश भी होता था, कभी कभी जरा उसका भाव ऐसा बन जाता था कि अहम सर्वोपरि, मैं ही सब कुछ हूं। लेकिन तो भी उसको निरंकुश नहीं रहने देने के लिए एक धर्म दंड की व्यवस्था रहती थी। ये हमारी राष्ट्र की उदाहरण में हमारे सांस्कृतिक बिंदु है। तो धर्म दंड सर्वोपरि रहता था। धर्म दंड यानी कि जनता जनार्दन का दंड। और जनता जनार्दन के पास बल क्या होता था? जनता जनार्दन उस राजा के अंतर्गत रहकर काम तो करती थी, राजा की आज्ञा तो मानती थी, लेकिन दूर कहीं जंगल के अंदर कोई एक सन्यासी बैठे होते थे जो लगातार तपस्या में रत रहते थे। वो राष्ट्र के उत्थान के लिए ही काम करते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा ही होता था। उनके पास सब जाकर अपने कष्ट कह सकते थे। और जब जनता अपने किसी शासक, अगर निरंकुश शासक हो जाए, उसके निरंकुशता से तंग आती है, तो वो जनता भी स्वयं जाकर उस सन्यासी के पास जाकर निवेदन करती थी कि राजा ऐसा ऐसा कर रहा है। सन्यासी कहते अच्छा ऐसा कर रहा है। सन्यासी अपनी तपस्या छोड़कर राज्य की तरफ बढ़ते थे। और राज्य की तरफ आने के बाद राजा उनको गुरु ही मानता है, इसलिए राजा उनका सम्मान करता है। वो तुरंत सन्यासी कहते हैं मैं यहाँ अपना सम्मान करवाने के लिए नहीं आया राजन, तुम्हारे राज्य में ये गड़बड़ी है, तुमको ठीक करनी ही पड़ेगी। राजा को उनकी आज्ञा माननी ही पड़ती थी, क्योंकि ये धर्मदंड है। ये हमारे राष्ट्र की अवधारणा के साथ जुड़े हुए विषय है। यानी वो सन्यासी स्वयं आकर उनको चेताता भी है, डांटता भी है और ठीक भी करता है। दूसरा, पश्चिम में ये जो राज्य प्राप्ति है, यही सबसे बड़ा ध्येय माना जाता है। राजा बनना ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है।
शासन करना ही सबसे बड़ा सुख माना जाता है। लेकिन हमारे यहां कभी भी राज्य साधन ही रहा है, साध्य नहीं रहा। राज्य प्राप्त करने के लिए हम सब कुछ करते होंगे ऐसा नहीं है, राज्य प्राप्ति के बाद भी हम बहुत कुछ करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिवाजी महाराज ने वर्षों के संघर्ष के बाद मुगलों को हराकर, कितने कष्टों को सहकर राज्य प्राप्त किया। राज्य प्राप्त करने के बाद शांत बैठे क्या? राज्य प्राप्त करने के बाद उनको लगा कि इस राज्य को मैं भोगूंगा, ये तो एक काम हो सकता है, लेकिन उस राज्य को भोगने के स्थान पर पूरे क्षेत्र से स्वाभिमान मुगलों के द्वारा जो खो गया था उसको वापस प्राप्त करने के लिए, जनता का खोया आत्मविश्वास जगाने के लिए, मंदिरों की, मठों की, गुरुजनों की, महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए और ज्यादा परिश्रम करके, और ज्यादा संघर्ष करके, चैन से ना बैठते हुए उन्होंने और ज्यादा राज्यों को जीता और हिंदू पद पातशाही की स्थापना की और एक आदर्श राज्य की व्यवस्था की। राज्य स्वयं के आनंद के लिए नहीं, राज्य जनता के आनंद के लिए, व्यवस्थाएं सुंदर करने के लिए। यानी राज्य प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। राज्य प्राप्त करने के बाद एक राष्ट्र के रूप में देश को विकसित करना, उसके अंदर परंपराएं, मान्यताएं खड़ी करना, सीमाओं की रक्षा करना, किसी के प्रति कोई अन्याय ना हो, कोई कष्ट में ना हो, महिलाओं का सम्मान हो, जीवन मूल्य स्थापित हो, आदि आदि भावना लेकर हमारे यहाँ साम्राज्य चलाया जाता था। यानी राज्य प्राप्त करना ही केवल उद्देश्य नहीं है। इन सब उदाहरणों से हमको ध्यान में आया होगा कि हमारे यहाँ हम राष्ट्रीय बन नहीं रहे। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब स्वतंत्रता मिली, बड़ा महत्वपूर्ण उनका भाषण था स्वतंत्रता प्राप्त करते ही। उन्होंने कहा कि वी आर मेकिंग नेशन, हम एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन वास्तव में वी आर नॉट मेकिंग द नेशन, बल्कि हम प्राचीन काल से एक राष्ट्र के रूप में रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हम संसार का हर प्रकार से मार्गदर्शन करते रहे हैं। इसलिए दुनिया के लोग हमें विश्व गुरु के नाम से जानते हैं, जानते ही नहीं मानते भी हैं। और मानने के साथ साथ हमारे देश में, अपने देश के अंदर भी वैसी व्यवस्थाएं लागू करने के लिए, वैसी अवधारणाओं को समझने के लिए, वैसी विकास की अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमारे यहाँ पर शिक्षा लेने के लिए आते हैं। और जब शिक्षा लेने के लिए आते थे, इसलिए हम सबको ध्यान है, हम विश्व गुरु कहलाते थे। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविख्यात, वास्तव में वो विश्वविद्यालय थे। आज हम सब, क्षमा करें, हम सब कई सारे विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक है, वो वास्तव में विश्वविद्यालय नहीं है, वो केवल विद्यालय जैसे ही है। उस समय वास्तव में विश्वविद्यालय होते थे, पूरे विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और जहां तक मैंने पढ़ा है, नालंदा, तक्षशिला इत्यादि में तो 10-10 हजार विद्यार्थियों के ना केवल पढ़ने की बल्कि रुकने की व्यवस्था थी। 10-10 हजार विद्यार्थियों के, और वहां पर 100 से ज्यादा विषयों पर मास्टर डिग्री कराई जाती थी। आज मैं अगर सोचूं कि मैं 100 किन विषयों पर मास्टर डिग्री हो सकती है या वर्तमान में क्या विषय चलते हैं, तो मेरे से 100 विषय लिखे नहीं जा सकते। हम सब मिलकर भी प्रयत्न करें तो शायद ना लिख सके, लेकिन 100 से ज्यादा विषयों पर तो मास्टर डिग्री कराई जाती थी। उसकी कितनी सुंदर व्यवस्था थी। और उन विद्यालयों में भी आसानी से प्रवेश नहीं मिलता था। उसमें प्रवेश लेने के लिए लोग लालायित रहते थे। और थाईलैंड, कंबोडिया, नेपाल आदि ऐसे कुछ देशों के अंदर एंट्रेंस टेस्ट देते थे। एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद स्वयं वहां पर परीक्षा देने के योग्य बनते थे, वहां पर एडमिशन, प्रवेश लेने के योग्य बनते थे। और उन एंट्रेंस टेस्ट में पास होने के बाद ही उनको प्रवेश मिलता था। और यहां पर आकर सीखते थे, अपने आप को धन्य मानते थे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे कि हम भारत राष्ट्र से पढ़कर आए हैं। लेकिन हमेशा एक जैसी व्यवस्था नहीं रहती। जैसे मैंने पहले बताया कि राष्ट्र बनते और बिगड़ते तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी कभी थोड़े थोड़े पतन की अवस्था की तरफ जाते रहते हैं। और हमारा भी एक बार गौरवशाली इतिहास लगातार रहने के बावजूद भी कुछ कमियां खामियां रही थी, जिसके कारण से हमारा भी कुछ पतन होना शुरू हुआ, हमारे यहाँ भी कुछ दिक्कतें आनी शुरू हुई। लेकिन हम सदा से अपने इस राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं, और कटिबद्ध ही नहीं, प्रयत्नरत है। मैं जिस विषय को आपके सामने रख रहा हूं वो राष्ट्र का विषय है, क्योंकि राष्ट्र के विषय से ही शुरू करके व्यक्ति निर्माण तक पहुंचने की प्रक्रिया का हमारे इस शीर्षक में बताया गया है। तो राष्ट्र समाज से बनता है, समाज परिवार से बनता है, और परिवार व्यक्तियों से बनता है। यानी कुल मिला के राष्ट्र देखा जाए तो व्यक्तियों से ही बनता है। इसलिए राष्ट्रोत्थान के लिए
व्यक्तियों में कुछ विशेष प्रकार के गुणों का होना अपेक्षित है। ये जो जिन गुणों का होना अपेक्षित है उसी गुणों को हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं। व्यक्ति के अंदर जो गुण होने चाहिए, व्यक्ति उन गुणों से पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, व्यक्ति के स्वभाव में वो बातें आनी चाहिए, व्यक्ति के मानस में वो चीजें बैठनी चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ है तो हमने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का विकास किया है, हमने एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया है, ऐसा कहा जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी मान सकते हैं। अच्छे व्यक्तियों से राष्ट्र का निर्माण होता है, और राष्ट्र जब लंबे समय तक उत्थान की अवस्था में रहता है तो उसके अंदर रहने वाले जन अपने आप ही गुणों से परिपूर्ण होते रहते हैं। एक बार हम सब अध्यापक जानते हैं, विनोबा भावे जी के पास कुछ विद्यार्थी आए थे, उनके साथ बैठकर बातचीत की तो विनोबा भावे जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए भी, उनको सिखाने के लिए भी उनको कुछ कागज के टुकड़े दिए, और कागज के टुकड़े के ऊपर देश का नक्शा बना हुआ था और उसके कई सारे टुकड़े थे। उन सबको उनके सामने रखते हुए कहा कि देखते हैं तुम कितनी देर में इन कागजों को जोड़कर जो इसके ऊपर नक्शा बना हुआ है उस नक्शे को मेरे सामने ला सकते हो। बालक हिलमिल गए थे, बातचीत होती रही थी, सबने कोशिश करनी शुरू की, लेकिन पर्याप्त देर लगने के बाद भी थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था सबको, नक्शे में सीमाएं समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो बालक मिलकर भी उस नक्शे को बना नहीं सके। उनको थोड़ा परेशान देखकर विनोबा भावे जी ने कहा रुको रुको मैं बताता हूं। तो उन्होंने उन सारे कागजों को उल्टा करने के लिए कहा, और जब उस सारे कागजों को उल्टा किया तो उसके पीछे एक मनुष्य की कृति बनी हुई थी, और उसी कृति को उन्होंने कहा अब जोड़कर इसको बनाओ। सबने जोड़कर बनाना शुरू किया। पता था ऊपर सिर रहता है, दोनों तरफ बाजुएं रहती है, नीचे पांव रहते हैं। इन सब के द्वारा लगाने के बाद मनुष्य की कृति आसानी से बना दी गई। तब उसको ऐसे कैसे ही उठाकर पलटा किया, तो पलटा करने पर विनोबा भावे जी ने सबको दिखाया कि पिछली तरफ नक्शा बन गया। उदाहरण से उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्तियों से ही राष्ट्र को ठीक किया जा सकता है, राष्ट्र का निर्माण अच्छे व्यक्तियों से ही हो सकता है। वास्तव में व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास करना, व्यक्ति निर्माण का भी क्या मतलब है? किसी व्यक्ति को पैदा करना तो माता पिता का काम है, एक प्रक्रिया है। हम सब किसी प्रक्रिया के अंतर्गत इस धरती पर आए हैं, यानी हमारा निर्माण हुआ है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व का विकास करना, गुणों का विकास करना, उसको मनुष्य निर्माण कहा जाता है। हमारे यहाँ तो मनुष्य को बड़ा महानता का दर्जा दिया गया। पंडित जी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? प्लीज जिसका किसी का माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लें। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है भाई साहब? आपकी आवाज आपको बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। जी जी। तो हमारे यहाँ मनुष्य को बड़ी महानता का दर्जा दिया जाता है। परमात्मा ने जो जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि धरती पर बनाए हैं, शारीरिक रूप से क्षमता सबकी अलग अलग है, मानसिक स्थिति सबकी भिन्न है, सबके चलने का जीवन जीने का तरीका अलग है, लेकिन अलग अलग विशेषताओं के होने के बावजूद भी, अलग अलग क्षमताओं के होने के बावजूद भी मनुष्य को महान कहा जाता है। हम सब मनुष्य हैं। संघ में तो हम सब जानते हैं, गीत भी बोलते हैं, धरती की शान तू है मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, और मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि मनुष्य महान ही होता है, उसके अंदर कुछ और गुणों का विकसित करना, उसके अंदर और अच्छी आदतों को लाना, इसको व्यक्ति निर्माण कहा जा सकता है। लेकिन इसमें एक घटना मुझे ध्यान आ रही है। जब हम कहते हैं कि व्यक्ति महान है, तो एक बार कुछ जानवर, कुत्ता, बिल्ली, शेर, खरगोश, पक्षी भी, जल वाले जीव भी, ऐसे कुछ जीव इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ब्रह्मा जी आप भेदभाव करते हैं, हालांकि हम सबका निर्माण आपने किया, लेकिन आप भेदभाव करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं काहे का भेदभाव करता हूं, मैं तो सबको समान अवसर देता हूं। उन्होंने कहा सब बातें ठीक है, लेकिन आपने कह रखा है कि मनुष्य महान है। मनुष्य कहां से महान है? जिस समय मनुष्य का बालक पैदा होता है, हम सब जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, जबकि किसी भी पशु का बच्चा मनुष्य की अपेक्षा बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाता है, बहुत जल्दी अपने सारे काम करने शुरू कर देता है।
गाय भैंस के बच्चे को देखते हैं तो तुरंत खड़े हो जाते हैं अपने पांव पर। पंछियों के बच्चे उड़ने भी लगते हैं, पानी में रहने वाले जीवों के बच्चे तैरने भी लगते हैं। इतना ही नहीं, जब पशु दौड़ना शुरू करता है तो किसी भी सामान्य पशु की कितनी गति है, मनुष्य से कई गुना ज्यादा है। जितनी तेज हम दौड़ नहीं सकते उतनी तेज तो वो कहां कई किलोमीटर की गति से चले जाते हैं। दूर तक, ऊपर तक पक्षी उड़ भी सकता है। ये सब उन पक्षियों ने अपनी विशेषताएं ब्रह्मा जी को बताई और कहा कि ये सारे काम करें हम, और महान मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, जिसकी क्षमताएं इतनी नहीं है, जो उड़ नहीं सकता, जो तेज दौड़ नहीं सकता हमसे, जो तेज तैर नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति अगर तैरता है तो उसके तैरने का रिकॉर्ड बन जाता है, वाह वाह बहुत तैरा। पानी के अंदर रहने वाले जीव तो तैरते ही तैरते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तो भी मैं कहूंगा कि महान तो मनुष्य ही होता है। ले, फिर भी महान मनुष्य होता है, मनुष्य महान कैसे होता है? तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भले ही धरती पर तेज दौड़ने वालों में मनुष्य की गिनती नहीं होती, भले ही आसमान में ऊंचे उड़ने वाले मनुष्य की गिनती नहीं होती, भले ही तैर कर समुद्र को पार करने की क्षमता मनुष्य की नहीं होती, लेकिन शुरुआत के कुछ महीनों के बाद बच्चे की देखभाल जब हो जाती है, बच्चे के समाज के अंदर माता पिता, बड़े भाई बहन, गुरुजन इत्यादि उसका विकास कर देते हैं, तो उसके बाद यही मनुष्य जितनी तेज कोई भी जानवर दौड़ सकता है उससे कई गुना तेज चलने वाले साधन बना लेता है और कई सारे मनुष्यों को ढोकर भी लेके जा सकता है। जितनी तेज हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतनी तेज उड़ने वाला हवाई जहाज कोई बनाता है तो मनुष्य ही बनाता है, और हजारों जीवों को आप जैसे लेके जाके उड़ के किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है। इसी तरह से पानी वाले जहाज तो इतने बड़े होते हैं कि हवाई जहाज भी उसके ऊपर लैंड कर सकते हैं। ये सब कुछ कौन करता है? तो ये सब कुछ मनुष्य करता है। इसका मतलब मनुष्य की महानता, मनुष्य के व्यक्तित्व, मनुष्य के अंदर क्षमता, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। परमात्मा ने भी उसको पहले से श्रेष्ठ बनाकर भेजा है, तब जानवरों को मानना पड़ा कि हाँ ठीक बात है, वास्तव में मनुष्य महान होता है। तो मनुष्य की इस महानता के लिए परमात्मा का धन्यवाद भी करना चाहिए, लेकिन मनुष्य के अंदर गुणों का निर्माण भी करते रहना चाहिए, और निर्माण की प्रक्रिया भी हम सबको ध्यान में आई होगी। मनुष्य का निर्माण शुरुआत में उसके घर से ही होना शुरू हो जाता है। हमारे यहां भारतीय जीवन पद्धति के अंदर, हिंदू जीवन पद्धति के अंदर एक विधि तरीका बनाया गया है। हमारे यहां संयुक्त परिवार रहते हैं, और संयुक्त परिवार के अंदर मनुष्य का विकास स्वयं में भी होना शुरू हो जाता है, उसका व्यक्तित्व अपने आप निखरता जाता है। बचपन से ही बच्चे को घर के अंदर सामूहिकता की शिक्षा मिलती है। जो जो जीवन के अंदर आवश्यक गुण है उन सब के गुणों का दो तीन गुणों का वर्णन करता हूं। सामूहिकता का गुण है, साथ रहने का गुण है। इसकी शिक्षा कहां से मिलती है? तो बचपन में अपने परिवार से ही मिलती है। उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, इतना ही नहीं, अड़ोसी पड़ोसी, बुआ, चाचा, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से बच्चे की पालना करते हैं, और बच्चे के अंदर सामूहिकता का गुण विकसित होता रहता है। एक दूसरे का ध्यान रखना, मिल बांट कर खाना, दूसरे को भी खिलाना, ये जो सारे के सारे गुण हैं, ये बचपन में मनुष्य के अंदर परिवार के कारण से ही पैदा हो जाते हैं, और ये मनुष्य के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो बच्चे सामान्यतः एकल परिवार में रहते हैं, जो कि आजकल न्यूनता आ गई है, उन बच्चों में इस गुण का अभाव रह जाता है, और ये गुण व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बहुत उपयोगी और बहुत जरूरी है। इसलिए इस गुण को बढ़ाते रहना चाहिए, अपने स्वयं भी विकसित करना चाहिए, और बाकी सबके अंदर भी इस गुण का विकास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार एक और गुण है जिसको हम कहते हैं अतिथि देवो भव। ये हमारे भारतवर्ष की परंपरा है। भारतवर्ष की इस परंपरा के कारण ही दुनिया के अंदर हमारा मान सम्मान है, और इस परंपरा के कारण से हम अतिथि को भगवान देवता के स्वरूप मानते हैं। सब लोग हमेशा अपने ऊपर निर्भर नहीं रहते, समाज के रूप में रहते हैं। तो समाज में आएंगे जाएंगे भी सही किसी के पास, तो कहीं अतिथि भी बनेंगे। जब हम अतिथि बन के कहीं जाते हैं तो हमारी सेवा से हमको ध्यान में आया होगा, विदेशों के अंदर तो तुलना भी मैं कर रहा हूं, हमारे कार्यकर्ता विदेश में गए, वो एक परिवार में बैठे थे। परिवार में बैठे हुए तो उस परिवार में बैठे बैठे दोपहर भोजन का समय हुआ, दोपहर भोजन करने लगे। इतने में एक फोन आया, और फोन आने के 5 मिनट के बाद एक बहन जी उस घर में आई। ये लोग भोजन कर ही रहे थे, टेबल पर बैठे थे, वो बहन जी आई और सोफे पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इनका भोजन सिपटा और ये भी जाकर सोफे उस बहन जी के साथ बैठ गए। थोड़ी देर में वो बहन जी नमस्ते राम करने के बाद चली गई। तो जो हमारे कार्यकर्ता थे, ये जिस घर में बैठे थे, इन्होंने उनसे पूछा कि ये जो महिला आई थी, जो बहन जी आई थी, कौन थी ये? तो उन्होंने कहा अच्छा ये हमारी बेटी थी।
बेटी थी, कहां रहती है ये? तो उन्होंने कहा ये लगभग 350-400 किलोमीटर दूर इसका घर है, वहां रहती है। यहां कैसे आई थी? बस ये यहाँ अपने ऑफिस के काम से आई होगी, तो यहाँ नमस्ते करते हुए चलेगी। उन्होंने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने दोपहर का टाइम, भोजन का टाइम, हम टेबल पे बैठे थे और आपने इससे भोजन के लिए नहीं पूछा, कम से कम भोजन तो करवा के भेजना चाहिए। उन्होंने कहा कम से कम भोजन करवाना चाहिए, इसका क्या मतलब है? अगर इसको लंच करना होता तो ये पहले फोन कर देती। यानी अपने माता पिता के घर में भी उस बेटी को फोन करके ही लंच की व्यवस्था करवानी पड़ेगी, वो इतनी भी ध्यान नहीं रखते किसी का। हमारी परंपरा में है, हमारे व्यक्तित्व के अंदर है, इसी के कारण से हम श्रेष्ठ हैं। तो हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा परिवार में रहकर ही सीखी जाती है। हमारे यहाँ संतोष की एक परंपरा है, व्यक्तित्व के गुणों के अंदर विकास करते हैं। ये सब गुण देशभक्ति के लिए, राष्ट्रोत्थान के लिए जरूरी है। और जब संतोष की बात करते हैं तो हमारे यहाँ कहावत चलती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। यानी संतोष की भावना भी हमको अपने घर से ही मिल जाती है। दूसरों को देने की प्रवृत्ति, बाहर कोई मांगने के लिए आया है तो माता पिता बच्चे के हाथ से उसका हाथ लगवाकर उसको दान दक्षिणा देते हैं, ताकि बच्चे को जीवन भर में आदत पड़ी रहे। यानी जो जो व्यक्तित्व के अंदर गुणों की आवश्यकता रहती है वो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर घरों में ही देने की पद्धति है, लेकिन प्राचीन काल की पद्धति है। वर्तमान में हम उस पद्धति को भूलते और खोते जा रहे हैं। आजकल ज्वाइंट फैमिली नहीं मिलती, आजकल एकल परिवार हो गए हैं। इसी तरह से व्यक्तित्व के अंदर जिन गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों की स्थापना के लिए घर के बाद विद्यालय का नंबर आता है। विद्यालय में प्राचीन काल में तो पद्धति थी, गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुकुलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि गुरुजी के सानिध्य में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, त्याग पूर्वक, संयमित रहते हुए, न्यूनतम साधनों में गुजारा करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 25 वर्ष तक व्यक्ति जिस आश्रम का पालन करता था, उसके कारण से उसके अंदर ब्रह्मचर्य, त्याग और अधिक से अधिक सीख लेना, ये प्रवृत्ति, ये गुण आ जाते थे, जो कि व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, जिसका भी आजकल अभाव है। यानी प्रारंभ में घर से, गुरुकुल से और अड़ोस पड़ोस के समाज से व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास होता रहता था। मनुष्य सद्गुणों से पूर्ण होता रहता था और दुर्गुणों से भी दूर होता रहता था, और अपने राष्ट्र को उत्थान की ओर ले जाता था। और इन्हीं गुणों के आधार पर ही पालन होने पर व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, समाज के लिए कुछ करने वाला बनता है, बल्कि सर्वस्व समर्पण की स्थिति में भी वो और ज्यादा समर्पण की सोचता है। तो ऐसे जिन गुणों का विकास हुआ है, उसके आधार पर जब हम कुछ चर्चा करेंगे कि ये गुण कहां कहां पे करते हैं, कहां कहां दिखते हैं, तो 2-3 गुणों की और उसके प्रकटीकरण की बात करके मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे यहाँ ये जो गुण प्रकट किए जाते हैं, गुण सीखे जाते हैं, तो परिवार में, विद्यालय में, समाज में, जैसे पंचनद शोध संस्थान है, ऐसे सामाजिक संगठनों में आकर सीखे जाते हैं, संघ में आकर सीखे जाते हैं। लेकिन प्रकटीकरण करते हुए देश को महान और उत्थान की तरफ ले जाने के लिए प्रकटीकरण होते हैं। जैसे अगर हम त्याग के गुण की बात करें, तो त्याग के गुणों की पराकाष्ठा दिखती है हमें महाराजा शिवी के जीवन में। महाराजा शिवी ने अपने जीवन के अंदर एक कबूतर की रक्षा करने के लिए भी, यानी एक पक्षी की रक्षा करने के लिए भी, मनुष्य की तो और अधिक बात और अधिक महत्वपूर्ण विषय है, उससे भी कम महत्वपूर्ण पक्षी, उसकी रक्षा करने के लिए भी अपने स्वयं के शरीर का मांस काट कर दे दिया था। आप कल्पना करके देखिए कैसे गुणों की पराकाष्ठा थी, और ऐसे लोगों के कारण से हमारे राष्ट्र का कितना नाम है, राष्ट्र का उत्थान है। इसी तरह धन के समर्पण का जो भाव है, ये जो गुण है व्यक्तित्व के अंदर, इसका उदाहरण देखना हो तो हम भामाशाह की बात कर सकते हैं। भामाशाह ने वन वन में भटकते हुए महाराणा प्रताप के लिए किस प्रकार से अपनी जीवन भर की संचित पूंजी को दांव पर लगा दिया, प्रसन्नता पूर्वक दे दिया, आग्रह पूर्वक दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। आप इस धन का उपयोग देश के दुश्मनों को भगाने के लिए कीजिए, मैंने ये धन इसी देश में से कमाया है, अगर देश ठीक रहेगा तो मैं दोबारा इस प्रकार से धन कमा लूंगा। इस प्रकार की भावना उन्होंने दिखाई, इस गुण का उन्होंने प्रकटीकरण किया। यानी जब व्यक्तित्व के अंदर गुण इस तरह के आते हैं तो देश समाज के लिए कैसे उत्थान की बात व्यक्ति के मन के अंदर आती है। इसी प्रकार शिवाजी का नाम पहले आया। शिवाजी की वीरता सर्वत्र गाई जाती है, आज भी गाई जाती है। यदि वीरता में भी अगर वीरता का गुण रहता है तो देश समाज के काम आता है। इसी प्रकार से बलिदान का गुण हम सब जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, बालपाल लाल, एक लंबी श्रृंखला है हमारे देश के अंदर।
उस श्रृंखला के अंतर्गत लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, छोटा मोटा नहीं, सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज की पीढ़ियां जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, अपने आप फांसी के फंदे को चूमने का काम किया है। छोटी सी उम्र के अंदर, कम जीवन था जिसका, उसने भी देश के लिए अपना बलिदान दिया है। आने वाली पीढ़ियों को जगाने के लिए अपने बलिदान करने की सर्वोच्च परंपरा ये शायद ही किसी देश के अंदर मिले। हमारे क्रांतिकारियों का मन का भाव ऐसा था क्योंकि उनके व्यक्तित्व के अंदर ऐसे गुणों का विकास हुआ था। और कभी कभी पराकाष्ठा भी सुनने को मिलती है। मुझे ध्यान में आता है चाफेकर बंधु, चाफेकर बंधु 3 भाई, तीनों का बलिदान हो गया। किस तरह की स्थिति रही होगी। अभी 2 दिन के बाद भगिनी निवेदिता जी का जन्मदिन है। वो भगिनी निवेदिता चाफेकर बंधुओं के बलिदान के बाद चाफेकर बंधुओं की मां से मिलने के लिए जाती है। जब मां से मिलने के लिए जाती है तो मां की आंख में आंसू रहते हैं और वो कहती है, मां मैं समझ सकती हूं, जिसके तीनों बालक अल्प आयु में ही बिना घर का कोई काम किए राष्ट्र के लिए समर्पित हो गए हो, तो उस मां को इतना दुख होना तो स्वाभाविक है। और मैं तुम्हारे दुख के अंदर तुम्हें सांत्वना देने के लिए आई हूं, तुम्हें दुख बांटने के लिए आई हूं और मैं तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखती हूं। तुम ऐसा जो जो उसको मन में अंदर भाव थे वो सब उसने कहे। लेकिन चाफेकर बंधुओं की मां का रोना बंद नहीं हुआ। उसने फिर कहा, मां तुम कृपया करके रो मत। तो मां ने कहा, तुम क्या समझती हो, मेरे 3 बालक चले गए हैं, मैं इसलिए रो रही हूं। तो बेटी तुम इस धरती की रहने वाली नहीं हो, तुम्हें इस धरती की पराकाष्ठा नहीं पता। मैं इसलिए रो रही हूं कि मैंने केवल 3 ही बालक क्यों जने। अगर मेरे पास और बालक होते तो वो भी इस देश के काम आ सकते थे, उनको भी मैं बलिदान करा देती। यानी कैसा समर्पण, कैसी त्याग की भावना। इन सब गुणों का वर्तमान के अंदर अभाव दिखता है, इसलिए राष्ट्र पतन की ओर जाता दिखता है। इन सब गुणों का अगर विकास होगा तो उसे ही व्यक्तित्व का विकास कहा जाएगा। उसी व्यक्तित्व के विकास का काम करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम कर रहा है। यानी व्यक्तियों के अंदर जब इस प्रकार के गुणों का निर्माण होता है, विकास होता है, तो वो राष्ट्र भी उत्थान की तरफ, प्रगति की तरफ जाता है। दुर्भाग्य से वर्तमान में इन सब गुणों को देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इन सब गुणों को समाज के अंदर सिखाने के लिए व्यवस्थाएं कम हो गई हैं। स्वयं जो लोग इस प्रकार के गुणों को सीखते थे अपने पारिवारिक संस्कार के कारण, वो कुछ समाज में बड़े लोगों के सानिध्य में सीखते थे, आचार्यों से सीखते थे, गुरुकुलों में सीखते थे, माता पिता से सीखते थे, समाज से सीखते थे। कुछ आदर्श होते थे, उनके सानिध्य में रहकर सीखते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब वर्तमान में ऐसे कोई आदर्श नहीं रहे। परिवार एकल हो गए हैं। गुरुकुल तो लगभग बंद ही हो गए और विद्यालय केवल किताबी शिक्षा के केंद्र बन गए हैं। और क्षमा करेंगे, आप जैसे नहीं, अन्य कुछ गुरुजन भी केवल धन कमाने वाले अध्यापक बन गए हैं। समाज बंधु एक दूसरे के सामने आदर्श नहीं रख रहे, बल्कि समाज को लूटने खसोटने का कारण बन गए हैं। इन कारणों से व्यक्तित्व का विकास अधूरा रह जाता है। जैसा गुण व्यक्ति के अंदर चाहिए वैसे नहीं आ पाते। लेकिन साथियों, आदरणीय सब प्राध्यापकों, आप सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस काम को 1925 से ही कर रहा है। आप सब भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार के जितने भी संगठन हैं वो सब ना केवल देश के अंदर वर्तमान परिस्थिति में जिस क्षेत्र में उनको दायित्व मिला है उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बल्कि इन सब गुणों की साधना भी कर रहे हैं। व्यक्तित्व के अंदर इन सब गुणों के लिए कुछ उपक्रम भी करते रहते हैं, कुछ काम भी करते रहते हैं। 1925 में जब डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना की थी, तब कई सारे लोगों ने उनको कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है। कई सारे लोग, और जिस तरह देश की आजादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं आप भी कीजिए, आप ये अलग से रास्ता क्यों बना रहे हैं। तो उन्होंने ये ध्यान कराया कि राष्ट्र की साधना के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए जिन विशेष गुणों की आवश्यकता है, जिस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता है, वो वर्तमान के सारे परिदृश्य में से नहीं निकल के आ सकता, नहीं दिखता। इसलिए विद्यार्थियों से उन्होंने संघ का काम शुरू किया। और शुरुआत में तो उनको लोगों ने पागल ही कहा, उपेक्षित ही किया। लेकिन हम सब जानते हैं उसी संघ स्थान पर आते आते ही, गुणों की साधना करते करते ही, केवल दक्ष आरंभ की पालना करते करते ही, यानी कि बाल्यपन के अंदर केवल एक शासन पद, सीधे एक पंक्ति में खड़े हो जाइए, ऐसा कहने पर शाखा पर आने वाला अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, मोटा, पतला, किसी भी प्रकार के मन का, सारे एक लाइन में आ जाते हैं। यानी कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, अनुशासन का पालन। इस गुण की साधना स्वयं में हो जाती है ना, उसका मन हमेशा नियम पालन का बन जाता है ना। ऐसे गुणों की वर्तमान में राष्ट्र को आवश्यकता है। इसके लिए केवल संघ ही नहीं, हम अपने विश्वविद्यालय स्तर पर, अपने और सामाजिक संगठनों के स्तर पर
कुछ ना कुछ प्रयोग सोच सकते हैं, लेकिन यह प्रयोग संघ में चलता है, यह मैंने निवेदन किया है। इसी प्रकार से संघ के अंदर हम देखते हैं सहभोज की पद्धति है। उस सहभोज के द्वारा भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर कुछ गुणों का विकास होता है। जैसे शाखा के कुछ संशयों के इकट्ठे मिलते हैं, आज भोजन इकट्ठे करेंगे, सब लोग अपने अपने घर से अपना भोजन लेकर आइए। मुझे भी ध्यान है, मैं भी जब पहली बार सहभोज में गया था तो उस समय पनीर को सबसे अच्छा व्यंजन माना जाता था जब कोई अतिथि आते, आज भी है, शाकाहारी घरों में पनीर ही सबसे बढ़िया व्यंजन माना जाता है। तो माता जी ने पनीर बनाकर दिया और वह वर्ग में क्या नाम सहभोज में जाने के बाद सबके टिफिन कहाँ मिक्स हो गए और मैं तो अपना पनीर वाला डिब्बा देखता ही रहा, वो तो कहीं और चला गया और मैंने किसी और का भोजन किया। उस समय तो जरूर गुस्सा आया, लेकिन लगा कि पूरे समाज को समरस करने का यही तरीका है और यह सहज ही संघ में हो जाता है। व्यक्तित्व के विकास के अंदर समरसता चाहिए, पूरे देश के अंदर सब लोगों का समान विकास हो, इस प्रकार की भावना चाहिए। इस प्रकार के गुणों की साधना करने का काम महात्मा गांधी जी ने सोचा था और महात्मा गांधी जी ने संघ की शाखा पर आकर देखा भी था। 1929 में वर्धा के शिविर में वो संघ की शाखा में आए थे। उन्होंने कहा था डॉक्टर हेडगेवार जी को कि जो काम मैं करना चाहता हूं, जैसे व्यक्तित्व का निर्माण मैं इस देश के हर व्यक्ति करना चाहता हूं, उसको करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसलिए अछूत को कोई ना माने, हरिजन शब्द दे दिया, ये सारे प्रयोग वो करते रहते थे। उन्होंने कहा कि इन सब प्रयोगों के बावजूद जो प्रयोग तुम कर रहे हो उस प्रयोग से मैं सहमत भी हूं, उस प्रयोग से मैं प्रभावित भी हूं और उस प्रयोग के सफलता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूं। सुभाष चंद्र बोस से चर्चा हुई, डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने कहा वो तो क्रांतिकारियों में से भी बड़े क्रांतिकारी थे, तुरंत काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने विदेश की धरती में जाकर भी अपने देश के अंदर से अंग्रेजों को भगाने का महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार जी, जो आप काम कर रहे हो बहुत अच्छा, उपयोगी है, लेकिन इतना धीमा है, इतना स्लो प्रोसेस है। तो डॉक्टर जी ने कहा बात ठीक है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन इसी धीमी गति से होने वाले काम के द्वारा ही वास्तव में राष्ट्र का निर्माण होगा, वास्तव में राष्ट्र का उत्थान होगा और पूरे देश के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण होगा। ये मेरा दावा है और ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरा एक हिसाब से चुनौती है कि हाँ इसी रास्ते से होगा। और सुभाष चंद्र बोस जब दोबारा मिले तो उन्होंने कहा हाँ वास्तव में मैं प्रसन्न हूं, मुझे लगता है कि तात्कालिक रूप से कुछ मैं कर पा रहा हूं, लेकिन स्थायी रूप से इस देश के अंदर व्यक्तित्व को गढ़ने का काम डॉक्टर हेडगेवार कर पा रहे हैं। इसलिए हम सब देखते हैं कैसे कैसे व्यक्तित्व को उन्होंने गढ़ा और देश के अंदर अलग अलग संगठनों को खड़ा करने के लिए भेजा। अपना सब कुछ त्याग करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके, अपना रजुबिया गोल्ड मेडलिस्ट थे, सुदर्शन जी इंजीनियर थे, सरसंघचालक जी वर्तमान वाले भी डॉक्टर हैं, सारे के सारे इस प्रकार के, ये केवल संचालकों के विषय में कहा मैंने, लेकिन हम सभी को देखेंगे तो सभी के अंदर पर्याप्त योग्यता होते हुए समर्पण भी था, पर्याप्त घर में सुविधा होने के बावजूद त्याग की भावना भी थी। यानी ये जो व्यक्तित्व के अंदर गुणों की आवश्यकता है, उन गुणों की साधना करने के बाद ही कोई व्यक्ति महान बनता है और ऐसे महान व्यक्ति को द्वारा ही राष्ट्र का उत्थान होता है। इस राष्ट्र के उत्थान के महत्वपूर्ण काम के अंदर हम सब लोग भी लगे हैं और यही संघ का मुख्य कार्य भी है। राष्ट्र की चिंता करना, महाभारत के अंदर लिखा गया है कि राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती हैं, उसकी रक्षा करना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व है। हम सब उस दायित्व को समझते नहीं है। माता के वस्त्रों को कोई हाथ लगाएगा तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, इस प्रकार की उत्तेजना मन में आ जाना भी व्यक्तित्व का विकास है। हालांकि उत्तेजना खराब चीज होती है, लेकिन किसी ने मेरे देश के प्रति कोई दुर्भावना रखी है तो मैं क्या ना कर जाऊंगा उसको खत्म करने के लिए। इस प्रकार की, हाँ, वो उलझुल तरीके से नहीं करना, उसको भी विधिवत तरीके से करना। इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, इतने वर्षों की धैर्यता के बाद हिंदू समाज ने राम जन्मभूमि के विषय को कानून के द्वारा जीता है। ये हमारे सामूहिक गुणों की साधना का ही परिणाम है, सामूहिक गुणों की साधना का परिणाम है। इतने सामूहिक गुणों की साधना के बाद हम अपने व्यक्तित्व को, जो प्रधानमंत्री है वो भी संघ की शाखा से निकल कर गए हैं, इतना धैर्यपूर्वक बनवा पाए हैं, इतना नीतिकार बना पाए हैं कि पूरे देश के अंदर इतने वर्षों से अटकी हुई समस्याओं को समाधान करने के लिए भी प्रयत्नरत है। धारा 370 हटवाई है, ये हमारी सामूहिक संघ स्थान पर आकर गुणों की साधना करने का ही परिणाम है। आदि इत्यादि कई सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन हम सब लोग गुणों की साधना के लिए एक संघ स्थान पर पद्धति है, उस पद्धति को या अपने संगठन अंतर्गत किसी पद्धति को बनाए जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। व्यक्तित्व में एक अच्छे नागरिक के गुण जो हैं
वो सब देश के अंदर संविधान में लिखा है कि आए, लेकिन अपने आप आने की व्यवस्था नहीं है। विद्यालय आजकल उसके लिए कम प्रयत्न करते हैं, घरों में सुविधा नहीं है, इसलिए संघ की शाखा भी इस काम को करने के लिए एक साधन बनती है। और हम सब लोग ऐसे कुछ और उपक्रम भी, कुछ और ऐसे ओरिएंटेशन कोर्स भी समाज के अंदर चलाते रहे, हर प्रकार के, हर स्तर के लोगों के लिए, जिससे इन सामूहिक गुणों का विकास होता रहे, इससे व्यक्तित्व विकास होता रहे, इससे सामूहिक गुणों के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता रहे, जो शब्द हमने कहा। और मनुष्य जो वास्तव में महान है, उस महानता की तरफ व्यक्ति चलता रहे। और वर्तमान के अंदर कभी कभी कुछ दोष भी रहते हैं, उन दोषों का प्रकटीकरण भी व्यक्ति करता रहता है, चाहे अनचाहे। जब कोई नैतिक दबाव, जब कोई नैतिक अधिकार नहीं रहता, नैतिकता मन के अंदर नहीं रहती, बुद्धि के अंदर नहीं रहती, तो वो बाहर से तो व्यक्तित्व अच्छा दिखाता है, लेकिन अपने घर के अंदर ये वास्तव में मनुष्य के दोष है। उदाहरण के लिए हम सब बाहर चर्चा करते हैं, चाइना ने इस समय देश के अंदर यह स्थिति ला दी है, कोरोना वायरस के कारण तो उसने पूरी दुनिया को संकट में डाला ही है। उसके बाद नकली सामान, नकली पीपीई किट, उसके बाद दुनिया के अंदर हड़पने की उसकी नीति, सबका क्षेत्रफल हड़पने की उसकी नीति, और भारत के अंदर सैनिकों को नुकसान पहुंचाने की नीति। इन सब नीतियों के कारण से चाइना का विरोध होना चाहिए। हम सब मानते हैं, हमारे अंदर एक देशभक्ति का गुण है, इसके लिए हम मानते हैं। लेकिन कभी कभी कोई हम में से ही उस चाइना का बाहर से विरोध करने के बावजूद अपने घर में सस्ता सामान तो चाइना वाले ही देते हैं, इसलिए मैं खरीद के लेकर आऊंगा तो किसको पता चलेगा। इसलिए उस अवगुण रूपी राक्षस के अंदर, अपने अंदर आने के कारण से सस्ता सामान खरीदने की मानसिकता से दीपावली पर लड़ियां तो मैं नकली खरीदूंगा, चाइना की खरीदूंगा। अपने देश के उद्योग धंधे बढ़ने चाहिए, ये मानते हुए भी, उसके बावजूद भी टूथपेस्ट तो मैं कोलगेट की उपयोग करूंगा। जितनी भी अच्छी बातें हमको पता है, वो सब कुछ पता होने के बावजूद भी जब उन गुणों की नित्य साधना नहीं होती, जब उन गुणों का बार बार ध्यान नहीं कराया जाता, तो उस बार बार ध्यान ना कराने के कारण से कुछ अवगुण हावी हो जाते हैं और वो देश की प्रगति के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए बाधक बनते हैं। इसलिए ना केवल व्यक्तित्व के विकास के अंदर कुछ गुणों की साधना करनी चाहिए, कुछ गुणों का अपने अंदर भाव जगाना चाहिए, बल्कि उन गुणों के बारे में नित्य प्रति चर्चा भी करते रहना चाहिए और उन गुणों का अपने अंदर साधना करते करते उन गुणों का विकास भी करते रहना चाहिए। यही व्यक्तित्व का विकास है। और अंत में निवेदन करना चाहूंगा, इस विकास के द्वारा ही हम अपने राष्ट्र को, जो प्राचीन दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र था, दोबारा उस अवस्था में लेकर आएंगे। और हमारी इन्हीं गुणों के कारण से ही, इन्हीं चीजों के कारण से ही दुनिया के अंदर हमारी मान प्रतिष्ठा दोबारा बढ़ती भी जा रही है। कभी कभी हमको उसके साधना करने की, उसके प्रयत्न करने की थोड़ी बात ध्यान में आए तो हम ध्यान देंगे कि दुनिया के अंदर वातावरण भी ऐसा है कि भारत की उस पुरानी मेघा, उस पुराने गुण, उस पुराने सारी की सारी साधना के कारण से दोबारा हम विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारे इन्हीं व्यक्तिगत और सामूहिक गुणों के कारण से ही हम सब लोग दुनिया के 150 देशों को वर्तमान में कोरोना काल में भी सहयोग कर पा रहे हैं। व्यवसाय रूप से नहीं, एक स्नेह रूप में, एक सबका ध्यान रखने के रूप में। क्योंकि हमारे यहाँ सबने कहा है, पुराने लोगों ने, हम उसको मानते भी हैं, हमने वसुधैव कुटुंबकम को अपना आदर्श माना है। यह तन्नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता को अपना आदर्श माना है। ऐसे सभी आदर्शों को सबके जीवन के मध्य में लेकर आएंगे, उन गुणों की सतत साधना करेंगे तो हमारा देश पुनः विश्व गुरु को प्राप्त होगा। हम सब लोग अपने विश्व गुरु के बनने की तरफ अग्रसर होने के लिए स्वयं सहभागी बने, अपने अंदर गुणों का विकास करें, अपने गुणों की साधना करें, अपने व्यक्तित्व का विकास करें, उससे ही राष्ट्रोत्थान होगा। तो राष्ट्रोत्थान के लिए व्यक्तित्व विकास करना, यह भी स्वयं अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, केवल अपनी बढ़ाई के लिए नहीं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं ये दिखाने के लिए नहीं। इसलिए एक बिंदु और छूकर अपनी बात पूरी करता हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं ये तो व्यक्तिगत गुणों में आ जाएगा, लेकिन व्यक्तिगत चरित्र से भी ज्यादा बड़ा चरित्र राष्ट्रीय चरित्र है। साधना राष्ट्रीय चरित्र की करनी है, व्यक्तिगत चरित्र की नहीं। व्यक्तिगत रूप से भी अच्छा होना है, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे अंदर सादगी रहनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से अंदर भी मेरे अंदर सच बोलने की भावना रहनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से भी मेरे अंदर दूसरों का सहयोग करने की भावना रहनी चाहिए। लेकिन इनसे भी बड़ी बात है कि मैं राष्ट्र के प्रति सदैव सजग रहूं। कोई भी ऐसा काम मेरे व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगा जिससे मुझे व्यक्तिगत लाभ मिले और राष्ट्र को नुकसान मिले ना। नेशन फर्स्ट की भावना, राष्ट्र की साधना, इस प्रकार की साधना हमारी रहेगी तो ये हमारे देश के लिए, हम सब के लिए अच्छा रहेगा। हम सब ऐसा कर ही रहे हैं,
हम सब ऐसे गुणों की और साधना करें, इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हुआ। और ये सब जैसे मैंने बताया कि हिम्मत का काम है, थोड़ा लंबा काम है, तो लंबे काम में थोड़ा सब्र भी करना पड़ता है। तो अंत में केवल एक वाक्य कहता हुआ कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये बात तो पक्की है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, ये बात तो पक्की है, पर अगर हिम्मत से जुटे रहे तो सफलता एक दिन जरूर मिलती है, ये बात भी पक्की है। हम सब इन गुणों के आधार पर सफल व्यक्तित्व बनाएं, आकर्षक व्यक्तित्व बनाएं, अपने अंदर गुणों का निर्माण करें और अपने देश को उत्थान करते हुए पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करें। ऐसा मन का भाव रहेगा तो ऐसी कृति भी रहेगी। तो ऐसे भाव और ऐसी कृति के लिए आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और हम इन सब कृतियों के द्वारा, व्यक्तित्व के निर्माण के द्वारा देश का उत्थान करते हुए अपने राष्ट्र को परम पर ले जाएंगे, इस बात की अग्रिम शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई देता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबने एक ग्वालक के रूप में मेरे को सुना, ये दाढ़ी बड़ी होने के कारण से आई ज्यादा नहीं मुझे, मैं वास्तव में आपके विद्यार्थी के बराबर ही हूँ, ये तो कोरोना काल का प्रभाव है। तो इस काल के अंदर जो बात मेरे मन के अंदर आई मैंने आपके सामने रखी है, गलती के लिए क्षमा करते हुए और अन्यथा न देते हुए मैं अपनी आप विचार करेंगे, इतना कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ। सबको प्रणाम।